मैं हूं आपके साथ आपके अपने मेरठ का बिंदास आर्च पंकज। और यार आज अपने स्टूडियो में अकेला मौजूद मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के खास मेहमान जो कि हैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता। सर हैं बीट कैंसर क्लिनिक के ऑनर। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। सर थोड़ा सा हमें अपने क्लिनिक के बारे में बताएं और कैसे पेशेंट आप देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, मैं 2009 से यहाँ तेजगढ़ी चौराहे पर अपने क्लिनिक में कैंसर के पेशेंट्स की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग शरीर के सभी अंगों से संबंधित कैंसरों का इलाज करते हैं। सॉलिड कैंसर जिनको हम लोग कहते हैं, मैं उनका स्पेशलिस्ट हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ पर महीने में 1 बार या महीने में 2 बार पेशेंट्स के नंबर के हिसाब से जो ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं वो भी आते हैं। कैंसर पेशेंट्स में ऑपरेशन के अलावा उनको सिकाई की रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रेडियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट को भी बुलाते हैं। और इस तरीके से हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी मरीज़ हमारे पास आता है उसको पूरा तरीके से संपूर्ण ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा पाएँ। चलिए, ये सर आपने सभी कुछ बताया किस तरह के यहाँ पर पेशेंट्स देखते हैं। सर थोड़ा सा भी बात की जाए कैंसर को लेकर, तो ये आजकल देखा जाता है लोगों को हो जाता है एंड ऐसी कंडीशन में आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। सो घबराने वाली कंडीशन में वो होते हैं, उन्हें कुछ रास्ता नज़र नहीं आता और उन्हें ये लगता है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। आप डॉक्टर हैं, आप ऐसे ही पेशेंट्स देखते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे इस पर थोड़ा सा कि आप क्या कहेंगे। देखिए, घबराने वाली बात तो है। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और दुर्भाग्य से ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले इसके मरीज इतने नहीं होते थे। उसका एक कारण तो ये है कि अब हमारी सुविधाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर गई हैं, तो हम ज़्यादा मरीजों को पता लगा पा रहे हैं कि हाँ, इनको ये बीमारी है। और दूसरा, हमारे खान पान, प्रदूषण, इन सब चीज़ों के कारण इस बीमारी के केसेस में वृद्धि भी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। आज सौभाग्य से यदि मरीज़ सही समय पर आ जाता है तो उसको हम पूरी तरह ठीक कर पाते हैं। मेरे अपने मरीज़ हैं जो पिछले 14 साल 15 साल से इलाज कराने के बाद में ठीक हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, अपने व्यापार की देखभाल कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं, चुनाव भी लड़े, चुनाव भी जीत गए। पीछे प्रधानी के चुनाव हुए थे अभी कोविड के बाद में, तो उस समय कई मेरे मरीज ऐसे थे जिन्होंने मुझे मैसेज भेजे कि हाँ, कोई प्रधान हो गया, कोई कुछ और चुनाव जीत गया। तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर किसी को कोई समस्या लगती है तो वो डॉक्टर से डरे नहीं। डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी बीमारी समय से पता चल जाएगी तो हम उसका इलाज कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, इलाज करने के बाद मरीज़ लंबे समय तक ठीक रहते हैं। ब्लड कैंसर का भी इलाज हो जाता है, सॉलिड कैंसर्स का भी इलाज हो जाता है, हर तरीके के कैंसर का इलाज हो पाता है। लेकिन शर्त केवल यही है कि उसका समय पे उपचार शुरू किया जा सके। यदि हम 4 महीना 6 महीना इलाज शुरू करने में इंतज़ार करेंगे तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि फिर उस समय उसे पूरी तरह ठीक कर पाना संभव नहीं होता है। बखूबी सर हमें इसके बारे में बता रही हैं। और देखिए, घबराने की ज़रूरत है लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि इलाज आजकल संभव है कैंसर का भी। सर आप आज के समय में बीट कैंसर क्लिनिक चला रहे हैं और आपने बताया काफ़ी लंबा समय हो चुका आपको बीट कैंसर क्लिनिक चलाते हुए। आपकी पढ़ाई के बारे में थोड़ी सी हम बात करना चाहें, या हम ये कहें कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, मैं यहाँ पिछले 13 साल से कैंसर के रोगियों को अपनी सेवा इस क्लिनिक पर दे रहा हूँ। और यदि शुरुआत की बात करें तो मेरी जो पढ़ाई की शुरुआत है वो पुराने शहर से हुई। बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने MBBS और MS अपने मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज से किया। और यहाँ से MBBS और MS करने के बाद में बहुत थोड़े समय तक मैं दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में रहा। और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में बहुत थोड़े समय के बाद फिर मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में रहा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर लगभग 4 वर्षों तक मैंने वहाँ पे अलग अलग विभागों में सर्जिकल ट्रेनिंग के रेजिडेंट की तरह और रिसर्च फेलो की तरह काम किया। उसके बाद लगभग 2 और 2.5 साल के बीच का समय मैंने पंजाब में निकाला, जहाँ मैं प्राइवेट अस्पतालों में कंसल्टेंट रहा। यहाँ मेरठ मेरा अपना शहर है, जन्मभूमि है मेरी। तो एक इच्छा थी कि हाँ, जब इस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है, जो भी कुछ मिला यहीं से मिला, तो यहाँ के लोगों की कुछ सेवा कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। मेरे माता पिता यहीं रहते हैं, तो इसलिए मैं 2009 में वापस आया और 2009 में मैंने यहाँ पे कैंसर के रोगियों की सेवा का काम शुरू किया। और तब से मरीजों की सेवा जितनी यथासंभव मैं कर पा रहा हूँ और भगवान की कृपा से रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अब आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और बैठे बात कर। चलिए, ये बहुत अच्छे से सर ने हमें बताया कि कैसे उनके सफ़र की शुरुआत हुई, कैसे उनकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई। और सर अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कैंसर के बारे में आगे ये बात, क्या स्टेज है इसकी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, किसी भी कैंसर के इलाज में हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो स्टेज है।
जितना जल्दी इसको पकड़ लिया जाए उतना जल्दी इसका इलाज शुरू हो जाए, और जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना ही अच्छा रिजल्ट मिले। अगर हम किसी कैंसर को स्टेज 1 या 2 में पकड़ लेते हैं, कैंसर के अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं उसको क्लासीफाई करने के। इन जनरल अगर हम स्टेज 1 या 2 में किसी को पकड़ लेते हैं तो 100 में से करीब 80 से 90 लोग हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक की हमारी परिभाषा ये है कि इस बीमारी के कारण जीवन का 1 घंटा भी कम नहीं होता है। ये स्थिति 100 में से 80-90 लोगों में हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर हमारी बीमारी स्टेज 1 या स्टेज 2 में आ गई है। काफ़ी बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, या पता चलता है तो वो ध्यान नहीं देते, शर्म की वजह से नहीं आते, खर्चे के डर की वजह से नहीं आते, डॉक्टर के डर की वजह से नहीं आते, और बीमारी बढ़ जाती है। अगर बीमारी 3rd स्टेज में है, 3rd स्टेज का मतलब ये है कि जिस जगह पे है उस जगह पे बढ़ गई है लेकिन कहीं और नहीं फैली है, तो उस कंडीशन में भी इसको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। और हम लोग 100 में से 60-65 लोगों को 3rd स्टेज में भी हमेशा के लिए ठीक कर पाते हैं। लेकिन एक बार बीमारी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से फैलकर शरीर के दूसरे अंगों में चली जाए, लिवर में चली जाए, हड्डियों में चली जाए, लंग्स में चली जाए, ब्रेन में चली जाए, तो उस स्थिति में इसको ठीक कर पाना संभव नहीं होता है। और उस समय हमारा जो उपचार का एक मकसद है, जो एक हमारी इंटेंशन है, वो ये रहती है कि जितना समय इंसान हमारे साथ है उतने समय हम उसकी तकलीफ़ें कम कर पाएँ। इसीलिए मैंने सबसे शुरू में कहा कि डॉक्टर से शर्माएं नहीं, डॉक्टर से डरें नहीं। डॉक्टर आपकी मदद करने के लिए है। जब भी किसी को कोई संदेह हो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें। ज़रूरी नहीं कि कैंसर स्पेशलिस्ट से जाके मिलें, किसी भी डॉक्टर से मिलें। कोई भी डॉक्टर आपको पकड़ के बता सकता है कि हाँ आपके अंदर इस बीमारी के लक्षण हैं। उसके बाद उपचार के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाएं, लेकिन घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। बीमारी आती है उसको डिनाई ना करें, स्वीकार करें कि हाँ ये समस्या है, और उसके बाद उसका उपचार करें। जैसा मैंने कहा, मेरे अपने मरीज हैं जो इलाज कराने के बाद 15 साल 16 साल से ठीक हैं। तो अगर सब लोग इलाज कराएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर आपके साथ समस्या है, अगर आपको बीमारी है और उसका आप इलाज करा लें तो आप सही हो सकते हैं। और सर अभी आपसे मेरा अगला सवाल ये है, ऐसा कहा जाता है गुटखा, टबैको एंड अल्कोहल तक भी इनको जो सेवन करते हैं इन सभी का, उसको करने से कैंसर हो जाता है ना। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कितनी इस बात में सच्चाई है? देखिए, ये बात अक्षरशः सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है कि तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन कैंसर को निमंत्रण देना है। सिगरेट के बारे में हमें ये पढ़ाया जाता था कि सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जिसके एक सिरे पर आग होती है और दूसरे सिरे पर एक मूर्ख आदमी का मुंह होता है। तो सिगरेट से न सिर्फ कैंसर होता है, सिगरेट से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जो अपनी किडनी ख़राब करता है, फेफड़े ख़राब कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। लेकिन क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं अपने आप को कैंसर तक सीमित रखने की कोशिश करूँगा। तो कैंसर की स्थिति ये है कि धूम्रपान पर यदि हम बात करें तो इससे मुंह का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, खाने की थैली स्टमक उसका कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, किडनी का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, ये सब कैंसर धूम्रपान से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पर ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो तंबाकू का सेवन है वो बिना धूम्रपान के किया जाता है। खैनी खाने का बड़ा रिवाज है, मुंह में तंबाकू चबाने का बड़ा रिवाज है, गुटखा बहुत खाया जाता है। तो गुटखा खाने से जो कैंसर होते हैं वो ज़्यादातर मुंह के कैंसर होते हैं। और ये कैंसर ऐसे हैं जिनका उपचार तो हो जाता है, लेकिन उपचार के बाद ये शरीर में विकार ला देते हैं। इंसान खुद अपना चेहरा आईने में देखने में बुरा महसूस करता है। तो इसलिए धूम्रपान से हर तरीके से बचना चाहिए। दूसरा, आपने अभी कहा अल्कोहल से लिवर ख़राब होता है, ये सबको पता है, लेकिन वो ख़राब लिवर आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लिवर का जो कैंसर होता है वो ज़्यादातर सिरोसिस एक बीमारी होती है, लिवर ख़राब होने को सिरोसिस कहते हैं। उस सिरोसिस से शुरू होता है, और सिरोसिस का कारण या तो बहुत अधिक मात्रा में शराब पीना होता है, या जिन लोगों को काला पीलिया हुआ हो, हेपेटाइटिस, उनमें सिरोसिस होती है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, सादा जीवन उच्च विचार, यदि हम अपने पुराने ट्रेडिशन पे चलें, अपना हेल्दी खान पान मेंटेन रखें, तो हम कैंसर से बहुत हद तक बच सकते हैं। बहुत अच्छे से सर ने ये डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से सर ने हमें बताया कैंसर के बारे में। और मुझे लगता है कि अभी जो हमें सुन रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्मोक करते होंगे, अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे, तो उन्हें कुछ हद तक तो ये बात समझ आई होगी और वो अभी इनसे दूरी बनाना आज से ही शुरू कर देंगे। अभी सर हम बात करेंगे कैंसर के लक्षणों के बारे में। तो क्या लक्षण होते हैं, इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। कैंसर के लक्षणों में सबसे कॉमन जो लक्षण है वो जनरली गांठ है।
ज़्यादातर शरीर के किसी न किसी हिस्से में गांठ होती है और उस गांठ को यदि समय से पकड़ लिया जाए, उसको उपचार करा लिया जाए, तो हमें पता लग जाता है कि कैंसर है और उसको स्टेज के हिसाब से और उसके टाइप के हिसाब से ठीक किया जा सकता है। एक लक्षण जो बड़ा महत्वपूर्ण है जो कैंसर के मरीजों में आता है वो खून आना है। यदि किसी को खांसी में खून आए, पेशाब में खून आए, मल में खून आए, उल्टी में खून आए, तो कभी भी ये ना सोचें कि चटपटा खा लिया था इसलिए खून आ गया या कोई और कारण है। खून कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को मल के साथ में ब्लड आता रहता है, वो बिना किसी डॉक्टर से मिले खुद ही ये मान लेते हैं कि उनको बवासीर है, बवासीर की दवाई इधर उधर से खाते रहते हैं और जब हमारे पास पहुँचते हैं तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो ज़्यादातर अगर इन दो चीज़ों का ध्यान रखा जाए, एक बात और मैं यहाँ पर विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि कैंसर के कारण होने वाली गांठें ज़्यादातर दर्द नहीं करती हैं। तो दर्द नहीं करने वाली गांठ को ये ना समझें कि ये अगर दर्द नहीं कर रही है तो ये खतरनाक नहीं है। जो गांठ दर्द नहीं करती है अक्सर वो ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा काफ़ी बार जो लिवर के कैंसर्स होते हैं या हमारे पेट में पैंक्रियाज ग्लैंड होती है उसके कैंसर्स होते हैं, वो कई बार पीलिया की तरह आते हैं। पीलिया होगा, शरीर में खुजली होगी, ये भी कैंसर का एक लक्षण है। अगर कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया तो उसके लक्षण आने लगते हैं। हड्डियों में चला जाए तो हड्डियां दुखने लगती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंसर बहुत छोटा है लेकिन हड्डी में फैल गया, हड्डी चटक गई और मरीज़ फ्रैक्चर लेके आता है। जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है कि इस फ्रैक्चर का कारण इंजरी नहीं है, इस फ्रैक्चर का कारण कैंसर है। इसी तरीके से अगर ब्रेन में चला जाता है तो काफ़ी लोगों को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपका जीवन यदि नॉर्मल नहीं चल रहा है, कोई परेशानी आपको दिखाई दे रही है, तो उसको लाइटली ना लें, डॉक्टर से मिलें। कई बार ये भी होता है कि एसिडिटी होने लगती है। एक इंसान जिसकी उम्र 40 साल है और वो शुरू से समोसे, इडली, सांभर सब खाता था, अब कहने लगता है कि जी अब आके मुझे चटपटा खाने के बाद एसिडिटी होने लगती है। तो ये स्टमक के कैंसर का, खाने की जो थैली होती है उसके कैंसर का बिल्कुल शुरुआत का लक्षण हो सकता है। काफ़ी मरीजों में जो फूड पाइप का कैंसर हमारे होता है या गले के कैंसर, ज़बान का कैंसर है या हमारे साउंड बॉक्स का कैंसर है, वो काफ़ी बार खाना सटकने में दिक्कत करके प्रेजेंट करते हैं। मरीज कहते हैं जी हमें भूख तो लगती है, हम खा भी पाते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि खाने में अटक रहा है। जो हमारे सांस के रास्ते के कैंसर्स हैं, जो साउंड बॉक्स है उसके कैंसर्स हैं, वो कई बार आवाज़ चेंज करके प्रेजेंट करते हैं। वो ऐसा लगता है गला बैठ गया है। तो अगर किसी का गला बैठ गया है और वो दवाई खाने के बाद भी 15 दिन 20 दिन में ठीक नहीं हुआ है, तो जाके एक बार एक ENT सर्जन से, किसी डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौसम की वजह से या ठंडा खाने की वजह से नहीं है, बल्कि कैंसर की वजह से है। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि जो साधारण सी परेशानियाँ हैं, जो छोटी छोटी परेशानियाँ हैं, उनके पीछे खतरनाक बीमारी छुपी हो सकती है। उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये ऐसा हो सकता है कि आपके साथ एक बार हुआ है या 2 बार हुआ है, लेकिन लगातार हो रहा है, उसे भी आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। इग्नोर ना करें, सलाह ज़रूर लें और लक्षणों को पहचानें। फ़िलहाल सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी हमारे कुछ लिसनर्स ऐसे हो सकते हैं या उनके कोई रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं जो हमें सुन रहे होंगे इस टाइम में, एंड वो कैंसर पेशेंट हो सकते हैं। सो अगर वो आपसे आकर उपचार कराना चाहें, आपसे आकर परामर्श लेना चाहें, तो क्या क्लिनिक का एड्रेस होता है, प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बताइए। एक बात मैं सभी मरीजों से कहता हूं कि आप किसी से भी उपचार कराइए लेकिन स्पेशलिस्ट से उपचार कराइए। कैंसर के अंदर हमें दुर्भाग्य से दूसरा मौका नहीं मिलता है। हमें पहले मौके में ही पूरा प्रयास करना होता है, सारी ताकत लगानी होती है, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। तो यदि कोई इस मेरी आवाज़ को सुनने वाला ऐसा व्यक्ति है जो कहीं दूर रहता है, मेरे पास नहीं आ सकता है, तो जहां आप रहते हैं अपने पास में कैंसर स्पेशलिस्ट ढूंढिए, उनसे मिलिए, उनसे उपचार कराइए। जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं वो मुझसे कृष्णा प्लाजा तेजगढ़ी चौराहे पर मेरा क्लिनिक है, वहाँ मुझसे वर्किंग डेज़ में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं ट्विटर पर भी एक्टिव हूँ, बीट कैंसर हेयर के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है। वहाँ पर मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके कॉन्फिडेंशियल तरीके से बात की जा सकती है। और इसके अलावा यदि कोई मुझसे कभी मिलना चाहे तो मैं अपने क्लिनिक में उपलब्ध हूँ। अब यदि कोई मुझसे फ़ोन पर संपर्क करना चाहे तो 9927554859 हमारी कैंसर की हेल्पलाइन है, जिस पे बात करके कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी ले सकता है, आने का टाइम फिक्स कर सकता है। वाह क्या बात है सर ने, देखिए अभी आपको एड्रेस बता दिया, टाइम बता दिया, अपना ट्विटर हैंडल भी बता दिया और कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया। चलिए एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं भी आपको दोबारा बता देता हूँ। एड्रेस है बीट कैंसर क्लिनिक, कृष्णा प्लाजा, तेजगढ़ी, गढ़ रोड, मेरठ। आप कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लिख सकते हैं 9927554859।
तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, एड्रेस आपके पास है, और समस्या भी अगर आपके पास है तो आकर डेफिनेटली मिल सकते हैं आप। अगर आप एक कैंसर पेशेंट हैं या इस तरह के कुछ लक्षण देख रहे हैं कि आपको लगता है कि आपको कैंसर है, तो आप आके सर से मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। आज के मेरे खास मेहमान डॉक्टर पीयूष गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं बीट कैंसर क्लिनिक से। सर से बहुत सारी आज हमने बातें की और ढेर सारी बातों के बाद फ़िलहाल वक्त हो चला है हमारा स्टूडियो से चलने का। सो सर, जाते जाते हमारे जो प्यारे प्यारे श्रोता हैं, हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देकर आप जाना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर की रोकथाम उसके इलाज से ज़्यादा आसान है, तो इसलिए इससे बचिए। इससे बचने के लिए जैसा हमने कहा, धूम्रपान से बचें, तंबाकू से बचें, शराब से बचें। लेकिन यदि किसी को ये बीमारी लग जाए तो ध्यान रखें, जीवन रुकेगा नहीं, आप कैंसर को परास्त कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, इसके लिए आपको नियम से उपचार कराने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखेंगे, यदि आप समय से उपचार कराएंगे तो कैंसर अवश्य परास्त होगा, विजय आपकी होगी। नमस्कार। तो ये थे आज मेरे साथ डॉक्टर पीयूष गुप्ता, जो कि थे बीट कैंसर क्लिनिक से। फिलहाल अभी जाने का वक्त है। सर ने तो अपनी बात कह दी, अपना मैसेज दे दिया, लेकिन इसी के साथ मैं भी आपसे जाते जाते यही कहना चाहूँगा, अपने आसपास साफ़ सफाई बना कर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से निकलते हैं 2 व्हीलर से तो प्लीज़ अपना हेलमेट लगाइए, 4 व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, और बस अपने चेहरे की स्माइल को ऐसे ही बरकरार रखिए और हंसते रहिए।